हेलो फ्रेंड, लेट्स लर्न जीएस विद अमित में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज हम मूल अधिकार देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो कमेंट पूछा जाए कमेंट का आंसर देखिए। आपसे मूल अधिकार के एक भी क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम में नहीं जो क्वेश्चन आपसे ना बने। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मूल अधिकार जो है। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार क्या है कि राज्य से नागरिकों को सुरक्षा देता है। राज्य की तानाशाही को नागरिकों को रोक राज्य की तानाशाही से राज्य की नागरिकों की सुरक्षा करता है मूल अधिकार। इसका मूल अधिकार का गारंटर किसको बनाया गया? न्यायपालिका। राज्य मतलब सरकार। सरकार क्या है कि अगर व्यक्ति के पास कोई राइट्स नहीं होंगे तो सरकार तानाशाही पर उतर आती है। और भारत की सरकार आज तक हुआ कि बहुत ज़्यादा अति तानाशाह कभी नहीं हो पाई है, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार ही क्यों ना हो। तो क्योंकि इसके पीछे मूल अधिकार दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। मूल अधिकार जो है तो कहाँ से लिया गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब भी थ्योरी पढ़े तो आप क्वेश्चन बना के करें। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक है। अब अगर संविधान के भाग में कौन से हैं तो तीसरे भाग में है। लेकिन अगर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में है। अब मूल अधिकार जो है तो सरकार के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया है, तो इसकी गारंटर कोई ना कोई होना चाहिए। जब तब तो व्यक्ति को, क्योंकि सरकार से नागरिक स्वयं नहीं लड़ सकता, उसको किसी न किसी से गारंटी मिलनी चाहिए। तो ये किससे मिली है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को गारंटी देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अगर उसके मूल अधिकार का हनन होता है, राज्य उसके मूल अधिकार का हनन कर रही है, तो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट में 226 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। तो जो 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया। जो मूल संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया और उसको एक वैधानिक क्या बोलते हैं, अधिकार बना दिया। उसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया जो 300 अनुच्छेद 300A में है। उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया जो 300A में है। ये इम्पोर्टेंट समझिए पैराग्राफ है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे। ठीक है। और कौन सा मूल अधिकार अलग किया गया? तो संपत्ति का अधिकार अलग किया गया है जो अनुच्छेद 31 में था। और इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है जो अनुच्छेद 300A में है। ठीक है। अब आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। जब आपातकाल लगता है, आपातकाल कब लगता है? जब राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की एकता व अखंडता का प्रश्न आता है, तो उस समय आपातकाल लगा दिया जाता है, जिसमें पूरी शक्तियां संसद के हाथ में आ जाती हैं। पूरी शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं? संसद के हाथ में आ जाती है। तो उस समय नागरिकों के अधिकार भी कम कर दिया। तो उस समय राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नागरिकों के अधिकार भी कम कर दिए जाते हैं। तो पूरे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। केवल अनुच्छेद 20 जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बस अनुच्छेद 20 और 21 या आपातकाल के समय में भी स्थगित नहीं होते। मतलब इनका सस्पेंशन नहीं होता है, बाकी पूरे सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है। मतलब कि आप उस समय पे जब आपातकाल लगा हुआ है उस समय पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते आपातकाल के समय में। ठीक है। फिर मूल अधिकार राजनैतिक अधिकार व न्याय प्रदान करते हैं। मूल अधिकार क्या है? राजनैतिक अधिकार व न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है। यह असीमित नहीं है। इन पर युक्त निर्बंधन लगाया जाता है ना। ये असीमित नहीं है, मतलब कि जैसे असीमित नहीं है, इन पर युक्त निर्बंधन लगाया जाता है। जैसे आपातकाल हो गया, आपातकाल जब लागू होता है उस समय आप सोचेंगे कि आपके मूल अधिकार का अगर
आपके मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट याचिका लगा दें, तो उस समय नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर या किसी भी समूह की स्वतंत्रता बाधित हो किसी व्यक्ति द्वारा, तो भी इस पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, यह नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, और राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। इसका ये नकारात्मक प्रकृति के हैं। इसको फिर से एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन से भाग में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में है। इनको गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत देता है? 32। और हाई कोर्ट 226, मतलब 232 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट में डायरेक्ट व्यक्ति याचिका लगा सकता है। ठीक है, अब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। और जो 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया, और अनुच्छेद 300A में उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है। लेकिन अनुच्छेद जो 20 व 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 20 व 21 का आपातकाल के समय भी निलंबन नहीं होता है। मूल अधिकार राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जो न्याय है, सामाजिक आर्थिक न्याय है, या सामाजिक या आर्थिक अधिकार है, वो कौन देता है? वो डीपीएस के तहत देते हैं। डीपीएसपी जो नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, ये असीमित नहीं है, इन पर युक्त निलंबन लगाया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। और ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, जो मूल अधिकार हैं वो पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, भारतीयों को, कुछ भारतीयों को मिले हैं और कुछ सभी को मिले हैं। तो कौन कौन से ये कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट नहीं लिखा है कि कौन कौन से भारतीयों को मूल अधिकार मिले हैं। तो अनुच्छेद 15 में, 16 में, 19 में, 29 में और 30 में। 15, 16, 19, 29, और 30, ये जो मूल अधिकार हैं केवल भारतीय को मिले हैं। ये विदेशी व्यक्ति इन मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। और जो शेष हैं वो भारतीय वो विदेशी दोनों को मिले हैं। तो कौन कौन से भारतीय को मिले हैं? 15, 16, 19, 29 व 30। इसको आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय को मिले हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। जो 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया, और 300A में उसको जोड़ा गया है। संपत्ति के अधिकार को 300A में जोड़ा गया है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं। तो मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं। उसमें कौन कौन से हैं? तो पहला है जो समानता का अधिकार। भारत में जाति प्रथा ज़्यादा रही, वर्गीय विभाजन था धर्म जाति के आधार पे। इस कारण समानता को सबसे ऊपर वरीयता दी गई। सबसे ऊपर किसको वरीयता दी गई है? समानता को। फिर उसके बाद स्वतंत्रता, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल तक में है? तो 14 से 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कब है? 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में। और 31 में था संपत्ति का अधिकार। 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अलग किया गया है। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हुआ कि जो ऊपर के जितने भी अधिकार हैं, उनको जो संरक्षण है या उनका जो उपचार है, जो वो लागू होते हैं, वो अनुच्छेद 32 के तहत ही होते हैं। अर्थात अगर ऊपर वाले मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल अम्बेडकर साहब ने बताया है वो आर्टिकल 32 है।
नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या है। देखिए मूल जो संविधान है वो 12 से 35 में है। मूल संविधान कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 में है। तो जो अनुच्छेद 12 है उसमें क्या दिया है, राज्य की परिभाषा दी है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अब राज्य होता है एक स्टेट वाला, स्टेट कंट्री, जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, ये भी एक राज्य है। लेकिन जो पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य शब्द उपयोग होता है वो किसी सरकार, जैसे भारत की सरकार संसद, राज्यों की सरकार हो गई, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है जो विधानमंडल है, और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं, जैसे नगर निगम में भी हो गए, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकार, जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। और इन सब के विरुद्ध नागरिक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13, इसमें क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत व सॉरी नेक्स्ट देखते हैं, असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब ये कि अगर कोई भी कानून संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है और वो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या उसका अतिक्रमण करता है, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करता है या उसका वायलेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा और ऐसा अगर पाता है तो वो उसको निरस्त भी कर सकता है। ठीक है। तो मूल अधिकारों से संगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, ये अनुच्छेद 13 में है। अब नेक्स्ट है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता का अधिकार पहला पहला फंडामेंटल राइट है जो 14 से 18 में है। अब अपन एक एक आर्टिकल को देखते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समता जो है उसका क्या मतलब हुआ कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के समक्ष कि सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है। और विधियों का समान संरक्षण हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो या गरीब, उनके लिए जो कानून है वो एक ही है। जो उनके लिए कानून है, एक ही कानून सभी व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो 15 है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। ये नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये भी जो 15-16 है दोनों ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। ठीक है। अब जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत है। ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, केवल शिक्षा व सेना में मिलती है उपाधियों का अंत। केवल उपाधि जैसे है, जैसे पहले महाराजा धीराज वगैरह तो होती थी, वो केवल वो निरस्त हो गई हैं, उनको अब नहीं लिख सकता व्यक्ति। केवल शिक्षा में जैसे डॉक्टर लिखते हैं पीएचडी करने के बाद वो लिख सकते हैं, और जैसे मेजर जनरल हो गए या क्या बोलते हैं सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, ये अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। अगर विदेशी राज्यों से उपाधि लेना चाहते हैं तो उससे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता आती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता आती है वो इसी के अंतर्गत आती है। दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा संगम या संघ बनाने का अधिकार। चौथा सर्वत्र अबाध संचरण। सर्वत्र अबाध संचरण मतलब कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और फिर उसके बाद निवास करने व बस जाने का अधिकार। जैसे यूपी का व्यक्ति है वो महाराष्ट्र में भी बस जाता है, मुंबई में बस जाता है, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत ही है। ठीक है। व्यापार वाणिज्य का अधिकार मतलब कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं देश की सीमा के भीतर।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के तहत कि 20वां क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब कि आगे यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उस दंड मिलता है, लेकिन जो दंड है उसको उसी अनुपात में मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया है तो उसको चोरी की धारा लगाई जाएगी, ठीक। और कोई मर्डर किया है तो उसको मर्डर की। अब जो अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी क्या बोलते हैं, उसके जीवन की रक्षा से, उसके जीवन की रक्षा से अलग नहीं किया है, मतलब उसकी जीवन की स्वतंत्रता जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता है, ठीक है। इसमें एक मुद्दा है राइट टू प्राइवेसी वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी किसके तहत आता है, तो 21। और 21A में है शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2 द्वारा ये शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है, ठीक है। और 2009 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में है। तो 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको जो अपराध करेगा और जो अपराध करेगा उसी अनुपात में उसको सज़ा मिलेगी। और खुद का गवाह बनने के लिए यदि आप अपराधी व्यक्ति हैं, आपको उसके लिए खुद का गवाह नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। दूसरा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और ये कब आया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में है, ठीक है। अब 23 में क्या बोलता है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। मतलब मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता और किसी से बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराई जा सकती। तो यह अनुच्छेद 23 के तहत है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अब जो अनुच्छेद 24 है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। इसके लिए एक आयोग भी बना है, बाल संरक्षण आयोग, जो कब बना है, 2007 में। बाल संरक्षण आयोग कब बना है, 2007 में, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। 25 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का अंतःकरण की और धर्म को वैध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अवैध नहीं है। धर्म के अंतःकरण की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण को उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये 25 में है, ये अवैध नहीं है, ठीक है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। ऐसा कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशेष धर्म को बढ़ावा मिले, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा जिससे मिले। कोई भी धार्मिक टैक्स इंडिया में नहीं लगाया जा सकता। जैसे पहले मुगल काल में जजिया कर लगाया जाता था, जो जजिया कर लगाया जाता था, ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाए। और राज्य वित्त से पोषित सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अपने किसी भी क्या बोलते हैं कॉलेजों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जब क्या है कि देश स्वतंत्र हुआ था तो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की सुरक्षा के लिए आर्टिकल लाया गया मुख्यतः, ठीक है। इसको क्योंकि ये मूल अनुच्छेद में लाया गया था, इससे ये संविधान द्वारा ही अल्पसंख्यकों को गारंटी मिल जाए। जैसे आप पाकिस्तान में देखेंगे वहाँ हिंदुओं को
पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या बोलते हैं स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन भारत में मुसलमानों या जो भी अल्पसंख्यक हैं, जैन बौद्ध, उनकी स्थिति अच्छी है और उन्हें बराबर अधिकार मिले हैं। ठीक है, तो और संविधान द्वारा ही अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 में ही कहा गया है ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और जो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह अनुच्छेद 30 है। अब नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, 31 में ख़त्म कर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, मतलब जो अभी जितने तक अपन देखे हैं, जो भी मूल अधिकार देखे हैं, उनको जो उपचार है या जो वो लागू होते हैं, वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट द्वारा लागू करता है उनको। ठीक है, इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। तो इसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसे B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। और यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, वह अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आप खुद कमेंट करके आंसर दीजिएगा, है ना। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, और यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं खुद से तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है, तो 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं, तो कौन है, न्यायपालिका। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगाती है, और हाई कोर्ट 226 के तहत, हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति, और सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत। अब भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश की स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। ये देश नहीं है, सॉरी, ये प्रेस की स्वतंत्रता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता। भारत का संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19A में प्रेस वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। इसका आंसर खुद करें कि संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे अलग किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये जाति पात ST के लिए के विरुद्ध जो अत्याचार होते थे उसका अंत करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है। मुख्यतः ये किसके लिए है, SC ST के लिए, SC ST के लिए। इसी के तहत SC ST एक्ट 1989 बनाया गया है, और सिविल अधिकार संरक्षण 1955 भी ये SC ST के सुरक्षा के लिए लाया गया। ठीक है, मतलब छुआछूत को समाप्त करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो ये आप कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो ये आप कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। और जो अनुच्छेद 21 है, जो अनुच्छेद 21 है, ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में निजता या राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है इसी के तहत आता है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत है। तो वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमने बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।